Hello everyone. In our previous discussion, we were having a discussion over various characteristics of the weeds, and we were discussing the crop weed competition. In that crop weed competition, we were discussing a case study of Indo-Gangetic plains of our India, in which there is a prevalent system of right wheat monoculture. उस राइट वीट मोनोकल्चर के कारण 1990s में क्या होता है कि हमारे जो किसान हैं हरियाणा में और पंजाब में देवर यूजिंग आइसोप्रूटोरोन herbicide against the various weeds like Phalaris minor. तो क्या होता है कि अनरेगुलेटेड यूज़ हो रहा था फिलैरिस माइनर के अगेंस्ट आइसोप्रोटोरोन का, जिसके कारण क्या हार्बिसाइड रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है एंड दिस आइसोप्रोटोरोन बिकेम इनअफेक्टिव. So under the guidance of ICAR and KVKs, our farmers of Punjab and Haryana shifted to a different herbicide, and that was a mixture of coldinafope and sulfuran. इन दो हर्बिसाइड के मिक्सचर के को यूज़ करने लगे हमारे जो किसान हैं. इट वाज अफेक्टेड फॉर सम टाइम. अगेन ये मिक्सचर भी हमारा क्या होता है, ये हर्बिसाइड का मिक्सचर भी गॉट इनअफेक्टिव अगेंस्ट द वेरियस टाइप्स ऑफ वीड्स, जैसे कि फलारिस माइनर है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. फलारिस माइनर, इकना इकनोकोला कोलनम, रूमेक्स स्पीसीज बोल सकते हैं इसको, और चिनोपोडियम. इनके अगेंस्ट इन नामक जितनी भी दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ वीड्स, इनके अगेंस्ट जो है वो क्लोडिनाफोप और मेटासल्फ्यूरोन जो है इट गॉट इन इफेक्टिव. अब क्या है कि 2022 में करनाल में केस स्टडी होती है एक, और केस स्टडी में क्या करते हैं हमारे जो साइंटिस्ट हैं ऑफ ICAR, वो यूज़ करते हैं इस मेथड को, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर बेस्ड वीट सिस्टम, जिसमें कि वो क्या करते हैं, सबसे पहले क्रॉप की जो सोइंग है वो 3 अर्ली सोइंग कर देते हैं. अर्ली सोइंग इन द थर्ड वीक ऑफ अक्टूबर वीट को वहाँ पे प्लांट कर देते हैं. और जो राइस रेजिड्यू था, पैडी का जो रेजिड्यू था, स्टबल थी, विच वाज ऑन एन एवरेज 6 to 8 मेगा ग्राम पर हेक्टेयर, इसको वो वैसे का वैसे ही रहने देते हैं. एंड उन्होंने इस रिज़ल्ट को 2 साल तक जो है वो इसके ऊपर जो है वो यील्ड देखी, और यील्ड देखी एट द सेम टाइम बिहेवियर ऑफ द फेलारिस माइनर एंड रूमेक्स डेंटेटस और चेनापोडियम, इन डिफरेंट टाइप ऑफ जो हमारी वीड्स हैं इनका बिहेवियर देखा, और उन्होंने पाया कि इनका जो इनकी पॉपुलेशन है इट डिक्रीज टू अ कंसिडरेबल अमाउंट. उन्होंने पाया कि हम सिर्फ एक फैक्ट याद रखेंगे इसमें, द combination of early sowing and full rice residue retention about 8 to 10 megagram per hectare reduce the Phalaris minor population by 70 to 80% in wheat crop. तो उन्होंने देखा कि इस पद्धति से विद द यूज़ ऑफ द कंजर्वेशन एग्रीकल्चर एंड विद द यूज़ ऑफ कंजर्वेशन एग्रीकल्चर में उन्होंने क्या किया कि उन्होंने स्टबल को वैसे का वैसे ही रहने दिया, एंड दैट वाज अबाउट 8 to 10 मेगा ग्राम पर हेक्टेयर, एंड अर्ली सोइंग की क्रॉप की, जिसके कारण क्या हो रहा है कि 2 सालों में 70 to 80% जो है फेलारिस माइनर जो है वो कम हो जाता है. और इसका जो कारण ये था कि आहिस्ता आहिस्ता जो वीट का जो सीड था इन द सॉइल, सीड बैंक जो था वो डिक्लाइन हो जाता है, जिसके कारण 70 to 80% जो है वो रिडक्शन इन द पॉपुलेशन ऑफ द वीट वाज नोटिस्ड इन द करनाल रीजन ऑफ इंडिया इन द इंडो-गैंगेटिक मोनोकल्चर सिस्टम. सो इस तरह जो है वी कैन मेंशन केस स्टडी in our answers. Now coming to the classification of the weeds. वीड्स की जो क्लासिफिकेशन है ये तरह तरह से होती है, इसके जो है वो अलग अलग तरीके हैं, जिसको कि हम बेसिकली 4 मुख्य भागों में बांटते हैं कि हम इसको कैसे क्लासीफाई करेंगे. फर्स्ट इज़ द हैबिटेट. फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन होगी इट इज़ बेस्ड ऑन हैबिटेट. फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज़ बेस्ड ऑन हैबिटेट. द सेकंड इज़ बेस्ड ऑन ओरिजिन. Third is based on the nature of stem, and the fourth is based on soil pH. तो इन्हीं के आधार पर हम जो है अपने वीड्स को क्लासीफाई करते हैं, जिसके बारे में हम एक एक एग्जांपल सबका लेंगे. नो द फर्स्ट वन इज़ द इज़ ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट.
हैबिटेट के तौर पे हम कैसे करते हैं, तो वन इज़ द टेरेस्ट्रियल एंड द सेकंड इज़ द एक्वाटिक। हैबिटेट हमारे दो तरह के हैं, एक टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक। तो टेरेस्ट्रियल में हम जो है उसके आगे फर्दर फिर हम जाएंगे। टेरेस्ट्रियल में क्रॉपलैंड भी हो सकती है एंड नॉन क्रॉपलैंड भी हो सकती है। जब क्रॉपलैंड के अंदर हम जाएंगे तो एक एग्जांपल हम कोट करते हैं इकनाकोला, और बार बार रिवाइज करेंगे तो हमें ये चीज़ याद ही हो जाएगी। एंड नॉन क्रॉपलैंड में हम जब जाएंगे तो दैट इज़ रूमेक्स स्पीशीज़ और बर्नोनिया। क्रॉपलैंड में दो एग्जांपल्स हैं, इकनाकोला एंड जेंथियम, एंड नॉन क्रॉपलैंड में रूमेक्स स्पीशीज़ एंड बर्नोनिया। बार बार रिपीट करने से याद हो ही जाएगा। एक्वाटिक सिस्टम में नो एक्वाटिक ऑन द बेस ऑफ एक्वाटिक हैबिटेट में हम देखते हैं कि इसमें तीन जो है हमारा, एक तो होगा सबमर्ज्ड, एक होगा फ्लोटिंग और एक होगा अमर्ज्ड। सबमर्ज्ड में हाइड्रिला, देन फ्लोटिंग में पिस्टिया स्टेटियोइड्स एंड अमर्ज्ड में टाइफा स्पीसीज। तो हम इस तरह से एचपीटी के नाम से हम इसको याद कर सकते हैं, सबमर्ज्ड, फ्लोटिंग एंड अमर्ज्ड। H stands for hydrilla, P stands for Pistia stratioids and T stands for typha species. Now this is our first classification. हम इसमें एक दो क्लासिफिकेशन याद कर लें तो that is more than sufficient. Means अगर हम हैबिटेट का कर सकते हैं, then origin का करें, चारों का चारा हमें करने की ज़रूरत नहीं है। Then the second one is the classification based on the origin. Origin कैसे हो रहा है, तो origin जो है वो दो तरह से होता है, एक तो इंडिजीनियस, दूसरा है एक्जॉटिक, जो बाहर से आई हैं। इंडिजीनियस मतलब जो हमारे देश की खुद की वीड्स हैं, यहाँ इस लैंड से खुद से उत्पन्न हुई हैं। तो फर्स्ट वन इज़ द इंडिजीनियस। इंडिजीनियस में हम बात करेंगे दैट इज़ द इकनाकोला कोलनम, दिस इज़ फाउंड इन द राइस फील्ड्स। एंड अनदर इज़ द एक्जॉटिक और इंट्रोड्यूस्ड एलियन स्पीसीज, जैसे कि पार्थेनियम, लेंटेना कैमेरा। पार्थेनियम इज़ कॉल्ड कांग्रेस ग्रास ऑल्सो। Those weeds which are introduced by the man's action are called anthrophytes. इसको याद करने की जरूरत नहीं है, बस एक होना चाहिए कि anthrophytes बोलते हैं जो with the action of man's which are introduced in the land, those weeds are called anthrophytes. तो हमने बात की based on the origin, indigenous and exotic. Indigenous Echinocola colanum, which is found in the fields of rice, and exotic is Parthenium and Lantana camera. Now the third classification is classification based on the nature of stem. Stem कैसा है, either it is woody, either it is semi woody or it is a herbaceous weeds. तो एक एक एग्जांपल सबका याद करेंगे। दैट इज़ woody में आ जाएगा लेंटेना कैमेरा, जो कि हमने देखा कि हमारा एक एक्जॉटिक स्पीसीज भी है, एक्जॉटिक वीड है। देन सेमी woody में हम देखेंगे क्रॉटन स्पीसीज, एंड हर्बेशियस में हम देखेंगे दो एग्जांपल, अमरेंथस एंड चेनोपोडियम। हर्बेशियस में अमरेंथस एंड चेनोपोडियम। Now the fourth classification is of the classification based on soil pH. इसमें हम तीन देखेंगे, तीन जो है इसके आगे सब पार्ट्स हैं, एसिडोफाइल, बेसोफाइल एंड द न्यूट्रोफाइल। एसिडोफाइल में द एग्जांपल इज रूमेक्स, बेसोफाइल में सल्सोला स्पीसीज एंड न्यूट्रोफाइल में अकालिफा इंडिका। तो आई एम अगेन रिपीटिंग द सेम थिंग। हमारी जो क्लासिफिकेशन ऑफ बीड्स है ये चार हेड्स के अंदर हम इसको पढ़ेंगे, हैबिटेट, origin, on the base of origin, on the base of nature of stem and on the base of soil pH. habitat के अंदर दो क्लासिफिकेशन अलग हैं, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वाटिक। origin के अंदर भी दो क्लासिफिकेशन हैं, इंडिजीनियस एंड एक्जॉटिक। देन क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ स्टेम। स्टेम जो है तीन तरह का होता है, बुडी, सेमी बुडी एंड द हर्बेशियस बीड, सॉरी herbaceous, it is herbaceous bead. And the classification based on soil pH, that is acidophile, basophile and neutrophile. तो इन सब का हमें एक एग्जांपल याद होना चाहिए। टेरेस्ट्रियल में हमने बात की थी इकनाकोला कोलनम, क्रॉपलैंड में, टेरेस्ट्रियल के क्रॉपलैंड में, नॉन क्रॉपलैंड में हमने बात की थी रूमेक्स की। एक्वाटिक सिस्टम्स में हमने एचपीटी के तरह से याद किया था, हाइड्रिला, पिस्टिया स्टेटोइड्स एंड टाइफा स्पीसीज। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ओरिजिन में हमने इकनाकोलम कोलनम जो कि इंडिजीनियस है, एक्जॉटिक में हमने लेंटेना कैमरा और पार्थिनियम के बारे में बात की। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नेचर ऑफ स्टेम, इसमें बुडी, सेमी बुडी, हर्बेशियस। एंड क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सॉइल पीएच, दैट इज एसिडोफाइल, बेसोफाइल एंड न्यूट्रोफाइल। तो इस तरह हमारी क्लासिफिकेशन इज ओवर नाउ अनदर कंसेप्ट हम इसके बारे में हम पढ़ेंगे, दैट इज एलिलोपैथी। एलिलोपैथी ये जो टर्म है जो लिखा है, आई विल गो अकॉर्डिंग टू दैट ओनली। एलिलोपैथी a term which was introduced by Molish in year 1937. The phenomenon of one plant having a detrimental effect on another plant through production and release of toxic chemicals is termed as allelopathy.
तो एक प्लांट जो है अगर सपोज किए कि लगा हुआ है सॉइल में, धरती पे, अगर वो कुछ एक ऐसे ही केमिकल्स या कुछ एक ऐसे पदार्थ जो वो रिलीज़ करता है, टॉक्सिक केमिकल्स रिलीज़ करता है इन फॉर्म ऑफ लिक्विड फ्लूइड, और विच इज़ हार्मफुल टू अनदर प्लांट, दैट इज़ कॉल्ड एलिलोपैथिक अफेक्ट। तो एलिलोपैथिक केमिकल्स आर डेरिवेटिव ऑफ, हम इसके बारे में बात करेंगे कौन कौन से डेरिवेटिव होते हैं, बेंजोइक एसिड्स, सिनामिक एसिड्स, फिनोलिक एसिड्स, हाइड्रोक्विनीन्स एंड बेंजोक्विनीन्स। तो ये जो रिलीज होता है फ्लूइड या लिक्विड और केमिकल्स विच आर बीइंग रिलीज्ड बाय द क्रॉप्स और एनी प्लांट or any weed, these are the combination of these many chemicals, and that is the benzoic acid, cinnamic acid, phenolic acid, hydroquinines, benzoquinines. And the remedy for learning all these things is repetition again and again. I myself have read all these things and repeated about 20 to 25 times till now, so have got now some confidence to recall all these things. No, these chemicals inhibit the seed germination of small grains. एग्जाम्पल हम देंगे इसके बारे में, एग्जाम्पल जो है रिडक्शन ऑफ जर्मिनेशन ऑफ कैम्बेज बाय अमरेंथस। तो ये क्या करते हैं कि ये जैसे कि सीड हमने ग्रो करने के लिए डाला है तो उसको भी हैम्पर करते हैं, जैसे कि रिडक्शन इन द जर्मिनेशन ऑफ कैम्बेज बाय अमरेंथस वीड जो है वो उसके जर्मिनेशन को हैम्पर करती है। केमिकल्स रिलीज्ड इन फॉर्म ऑफ वेपर, जो केमिकल्स हैं वो अलग अलग तरीके से जो है वो रिलीज़ होते हैं, वो अलग अलग तरीके से रिलीज़ होके हैम्पर करते हैं क्रॉप्स को, अनदर प्लांट्स को। वो क्या क्या केमिकल्स हैं इन फॉर्म, उसकी फॉर्म क्या है, वेपर एंड लीचेट्स, वेपर लीचेट्स एंड एक्सुडेटेड फ्रॉम द रूट से भी एक्सुडेट्स होते हैं। तो वोलेटाइल कंपाउंड्स वेपर क्या होते हैं, वोलेटाइल कंपाउंड्स फ्रॉम द लीव्स। जैसे हम ये देख रहे हैं कि ये लीव्स एक प्लांट है, ये क्या कर रहा है कि यहाँ पे वोलेटाइलाइजेशन हो रही है लीव्स की, यहाँ से कुछ एक केमिकल्स निकल रहे हैं और यहाँ पे जाके इम्पैक्ट कर रहे हैं दूसरे प्लांट को जिसके कि पत्ते झड़ रहे हैं, इसमें डिटर्मिनेंटल इम्पैक्ट हो रहा है। देन लीचेट फ्रॉम द फॉइलेज, ये फॉइलेज है इसका पूरा, इससे क्या हो रहा है कि नीचे गिरेगा कुछ ना कुछ पदार्थ जो है, हमने देखा होगा जैसे कि चीड़ के पाइन्स में हमने देखा है, यूकेलिप्टस में हमने देखा है कि नीचे कुछ पदार्थ गिरता है। Leachates from the foliage, just for example eucalyptus allelopathic chemicals are leached out as water toxins with rain. Then roots भी कुछ ये chemicals जो है वो रिलीज करती हैं, एक्सुडेट करती हैं सॉइल में, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनिजम्स दे आर ट्रांसफर टू द रूट्स ऑफ अनदर प्लांट एंड जो है दूसरे प्लांट को इम्पैक्ट करती हैं, डिटर्मिनेंटल इम्पैक्ट, इसको जो है वो इसकी ग्रोथ नहीं होने देती हैं या इसको जर्मिनेशन में इसमें प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। तो दिस इज़ द डोनर प्लांट एंड दिस इज़ द रिसीवर प्लांट, जिसके कारण जो है वो तीन तरीक़ों से जो है वो केमिकल जो है वो फ्लो हो रहा है, वेपर, लीचेट्स एंड द एक्सुडेशन फ्रॉम द रूट्स। नो एलोपैथी की जो है डिफरेंट एग्जांपल्स हम जो है पढ़ेंगे कि क्या क्या एग्जांपल, जैसे कि कैनेडा थिसल, रिलीज ऑफ टॉक्सिन थ्रू रूट्स विच इंजोर द ओट प्लांट्स। कैनेडा थिसल किसको हैम्पर कर रहा है, ओट प्लांट्स को हैम्पर कर रहा है। देन लीव्स ऑफ पार्टेनियम अफेक्ट मेज की जो जर्मिनेशन स्टेट है उसको इम्पैक्ट करता है, एंड जनरल ग्रोथ ऑफ व्हीट। क्वैक ग्रास, इसमें सारे के सारे की याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना बड़ा है, अगर हम बाकी कर सकते हैं तो इट इज़ गुड। क्वैक ग्रास इट प्रोड्यूस टॉक्सिन थ्रू रूट, सीड और लीव्स एंड अफेक्ट द जर्मिनेशन ऑफ कॉर्न। सोलेनम, इसको याद करना इजी है, सोलेनम इम्पैक्ट करता है जर्मिनेशन ऑफ सोरगम, एंड दतूरा जो है वो करता है हैम्पर सनफ्लावर को। तो ये भी इजी है, दतूरा जो है सनफ्लावर और सोलेनम जो है वो सोरगम को करता है। कैनेडा थिसल जो वुड प्लांट्स को कर रहा है, एंड पार्थेनियम जो है वो व्हीट एंड मेज दोनों को इम्पैक्ट करता है। इससे पहले हमने देख ही लिया कि जो है कैबेज जो है दैट इज़ बीइंग इम्पैक्टेड बाय द अमरेंथस। सो दीज आर डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ एलिलोपैथी। नो अफेक्ट ऑफ क्रॉप ऑन वीड, क्रॉप भी इम्पैक्ट, ये तो हमने वीड का इम्पैक्ट देखा क्रॉप पे, और क्रॉप का इम्पैक्ट भी वीड के ऊपर होता है, जैसे कि द केमिकल टॉक्सिन रिलीज्ड बाय व्हीट, ओट एंड पीज, इनके जो रूट्स हैं दे सप्रेस द ग्रोथ ऑफ चेनोपोडियम की ग्रोथ को ये सप्रेस करते हैं। नो कोल्ड वाटर एक्सट्रैक्ट ऑफ व्हीट स्ट्रॉ डिक्रीजेज द ग्रोथ ऑफ आइपोमिया। तो ये क्रॉप का डिटर्मिनेंटल इफेक्ट है व्हीट के ऊपर, ये भी कुछ ना कुछ केमिकल्स रिलीज कर रहे हैं और व्हीट को ग्रोथ को हैम्पर कर रहे हैं। अफेक्ट ऑफ बीड और अनदर बीड, थैच ग्रास जो है वो एनुअल ब्रॉड लीफ को इम्पैक्ट करता है।
पार्थेनियम, इसमें एक ही चीज़ को याद करना ये थोड़ा मुश्किल होगा, थैच ग्रास को एनुअल ब्रॉड लीफ पे वी हैव टू लर्न इट एंड रिवाइज इट अगेन एंड अगेन, तभी याद होगा, बट हम इसको ईजिली याद कर सकते हैं। पार्थेनियम डॉटर सेल्स हैव एलिलोपैथिक अफेक्ट ऑन इट्स ओन पेरेंट प्लांट। नाउ द सिमुलेटरी इम्पैक्ट, सिमुलेटरी इफेक्ट कैसे होता है कि कुछ एक जो जैसे कॉटन, हमारी ये क्रॉप है कॉटन, इट एक्सुएट्स द स्ट्रिगोल स्टिमुलेंट विच ऑफ विच बीज प्लांट। ये क्या करता है कि ये क्या करता है, कॉटन जो है वो स्टिगो स्टिमुलेंट जो है वो उसको स्टिमुलेट करता है, उसको करता है, जो कि क्या करके इसको स्टिमुलेट करता है, जो बिच बीड प्लांट है, जो हमारा एक बीड है, उसको ये क्या करता है, स्टिमुलेंट है इसका ये, उसको मतलब कि बढ़ावा देता है। काइनेटिन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम सोरगम इंक्रीजेज द बीड प्रोडक्शन ऑफ स्ट्रिगा। तो सोरगम से क्या होता है कि काइनेटिन नाम का एक जो एक्सट्रैक्ट है वो निकलता है, जो कि स्ट्रिगा को बढ़ावा देता है, एक तरह का सिमुलेटरी इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस करता है स्ट्रिगा में। नो नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ एलोपैथी, वो तो बिल्कुल ईजी है, डिक्रीजेज प्लांट पॉपुलेशन, डिक्रीजेज प्लांट जर्मिनेशन एंड इनहिबिट नाइट्रिफिकेशन। So this is allelopathy. So allelopathy I will again repeat in a very simple way and revise it. Now allelopathy was the term which was introduced by Molish in year 1937, and it is having a determinantal effect on the another crop or plant, एक plant जो दूसरे के ऊपर कर रहा है,